हमारे से आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा संधि। तो देखो संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं? वैसे तो संधि का मतलब होता है समझौता। क्या? समझौता, यानी समझौता करना, मेल मिलाप करना, वही संधि कहलाता है। तो देखो आपने सुना होगा कि इतिहास में पढ़ा होगा, जैसे दो राजाओं के बीच में जो दो राय, तो वहां पर भी संधि होती है। क्या होता है? समझौता होता है, यानी उनमें क्या हो, मेल मिलाप हो जाता है। तो देखो यहाँ पर कोई राज्य वगैरह दैनिक हमारी व्याकरण है, व्याकरण में क्या वर्ण है, तो वर्णों का क्या होता है? मेल। वर्णों के बीच में क्या समझौता? समझौते क्या होगा वर्णों के बीच में? क्या परिवर्तन होगा। क्या होगा? परिवर्तन। तो जो भी परिवर्तन होगा वो क्या है? संधि है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, संधि की परिभाषा है परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता, परः आपस में, सन्निकर्ष अत्यधिक निकटता को संहिता ही संधि कहते हैं। कि आपस में अत्यधिक निकटता को संधि कहते हैं। तो आपस में अत्यधिक निकटता, लेकिन किसकी निकटता? अब क्या चल रही है भाई? व्याकरण है, और व्याकरण में किसकी निकटता होगी? वर्णों की। तो व्याकरण किसके आधार पर चल रही है? वर्णों के आधार पर। तो कहा गया कि वर्णों की आपस में अत्यधिक निकटता हो। किसकी? वर्णों की। तो वही क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। क्या कहलाती है? संधि। तो वर्णों की आपस में अत्यधिक निकटता होगी तो उनमें कोई परिवर्तन होगा, और जो परिवर्तन होगा वही संधि है। तो कहा गया कि परः आपस में सन्निकर्ष अत्यधिक निकटता को संहिता ही संधि कहते हैं। क्या है? आपस में अत्यधिक निकटता को संधि कहते हैं, यानी वर्णों की आपस में अत्यधिक निकटता को संधि कहते हैं। तो देखो कहा गया है कि वर्णानाम अत्यंत निकटता संहिता इति कथ्यते। वर्णानाम अत्यंत निकटता संहिता इति कथ्यते, यानी वर्णों की अत्यधिक निकटता को संधि कहते हैं। तो देखो परिभाषा देख लो इसकी, किन्हीं दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के मेल होने पर होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। यानी दो वर्ण प्लस से पहले प्लस के बाद वाला यदि आपस में मिल रहे हैं और क्या हो रहा है? कोई परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवर्तन। तो वही क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संधि। यानी इन्हीं दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के मेल होने पर होने वाला, दो वर्णों के यानी दो वर्णों के मेल होने पर होने वाला परिवर्तन वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो ये तो हुई हमारी संधि की परिभाषा कि संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होती है ना। तो ये हमारी संधि की परिभाषा हो गई। तो भाई संधि क्या होती है कि किन्हीं दो वर्णों के परस्पर मेल होता है, उन्हें हम संधि कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। अब जो आगे संधि कथिता, कथिताएं कितने प्रकार की? संधि कथिता संधि कितने प्रकार की है? संधि कितने प्रकार की होती है? तो कहा गया है संधि पंचधा, संधि 5 प्रकार की होती है। तो संधि कथिता संधि कितने प्रकार की होती है? संधि पंचधा, यानी संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार का बताए भेद इसके 5? कौन कौन से होते हैं 5 भेद संधि के? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि। संधि 5 प्रकार की होती है, ध्यान रखना। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये मत करना कि सब 3 ही होते हैं भेद, हमने 3 पढ़े, 5 होते हैं संधि। संधि के 5 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि। अब सब ये कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, सर हमने तो 3 ही भेद पढ़े, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये प्रकृति भाव और स्वादि आप कहाँ से गई? 3 भेद होते हैं और 3 ही पढ़े, हमको सर ने 3 ही बताए। तो देखो आप वो 3 भेद कैसे कि ये प्रकृति भाव संधि है ना, ये 5वां भेद है, इसका अध्ययन हम स्वर संधि के अंतर्गत कर लेते हैं। स्वर संधि में इसको हम पढ़ लेते हैं प्रकृति भाव को। होता क्या है प्रकृति भाव संधि में? कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा वर्ण होता है ना प्लस के बाद पहले वाला, जैसा प्लस के पहले वाला पद होता है वैसे वैसे पद प्लस के बाद वाला, यानी प्लस के पहले वाला वर्ण, प्लस से पहले वाला पद और प्लस के बाद वाला पद, दोनों पदों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो ऐसे कैसे रहते हैं। प्रकृति भाव है, प्रकृति की तरह रहते हैं, कोई चेंजेस नहीं है उनमें, है ना। अब ये संधि को, प्रकृति भाव को हम स्वर संधि में पढ़ लेते हैं। जब इसको पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ने की जरूरत क्या है? इसका अध्ययन हमने पहले कर लिया तो दोबारा अध्ययन करने की जरूरत क्या है? तो इसलिए इसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं और इसको यहाँ पर क्या है? प्रकृति भाव में कंप्लीट कर लेते हैं। सॉरी, प्रकृति भाव संधि को हमने स्वर संधि में कंप्लीट कर लेते हैं, इसको यहाँ नहीं पढ़ते,
इसको यहाँ नहीं पढ़ते, केवल स्वर संधि पढ़ लेते हैं। अब बात कर रहे हैं अगली स्वादि संधि। तो देखो स्वादि संधि को हम विसर्ग संधि के अंतर्गत इसका अध्ययन कर लेते हैं, विसर्ग संधि के अंतर्गत। अब जब हमने प्रकृति भाव संधि का स्वर संधि में अध्ययन कर लिया और स्वादि संधि का विसर्ग संधि में अध्ययन कर लिया, तो दोबारा अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमने ये दो भेदों को पहले पढ़ लिया, तो अभी दोबारा पढ़ने की जरूरत है। हमने कौन कौन से भेद पढ़े? स्वर, व्यंजन और विसर्ग, 3 भेद पढ़े। अब तीनों भेदों में सारी संधि आ गई। भाई 3 भेद पढ़े तो प्रकृति भाव को हमने स्वर संधि पढ़ लिया, स्वादि को हमने विसर्ग संधि में पढ़ लिया। अब जब हमने 3 भेद पढ़े तो हमको ये पता चल रहा है कि 3 भेद है, 3 भेदों का अध्ययन किया, 3 भेद होते हैं, है ना। जबकि होते तो 5 है, लेकिन इनका अध्ययन यही कर लेते हैं और इनको हम अलग से नहीं पढ़ पाते, अलग नहीं कर रहा है। इनको हमने अलग नहीं किया, इनमें समाहित कर लिया, इनमें ही समाहित कर लिया, इनको अलग नहीं किया। इसके कारण आपको ये लग रहा है कि इसके 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जबकि ऐसा नहीं है, संधि के 5 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव और स्वादि संधि। तो थैंक यू स्टूडेंट। ये संधि की परिभाषा हो गई, संधि के भेद हो गई। कल से हम स्वर संधि की चर्चा करेंगे। थैंक यू।